इस बार कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा सीट से सीपीआई माले के टिकट पर विधायक चुने गए महबूब आलम के पास पक्का घर न होने की खबर सुर्खियों में रही, पर उसी पार्टी के दरौली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए सतदेव राम के पास लगभग 9 धूर का पैतृक जमीन सिर्फ है जो उस पर मकान बना हुआ है। उसमें भी एक फ्लोर पार्टी ने अपने फंड से बनवाया, जबकि 2 कमरों का दूसरा फ्लोर विधायक ने खुद बनवाया है। हालांकि उनका ज़्यादातर समय क्षेत्र में गुजरता है और वहां किसी कार्यकर्ता के घर पर ही उनका बसेरा होता है। दरौली से 5वीं बार विधायक चुने गए सीपीआई माले के सतदेव राम को पार्टी विधायक दल का उपनेता चुना गया है। सिवान जिला के दरौली प्रखंड के कृष्णपाली गांव निवासी स्वर्गीय राजवंशी राम के पुत्र सतदेव राम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रामायण राम को हराया है। वो एक गरीब परिवार से आते हैं और कभी उन्होंने बाजार में बैठकर मोची का भी काम किया था। हालांकि आज के दौर में जब मुखिया और समिति सदस्य बनने के बाद नेताओं की संपत्ति 3 दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती है, वैसी स्थिति में सतदेव राम के बारे में एक खास बात है कि उनकी संपत्ति पिछले कई सालों से मात्र मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। सतदेव राम ने साल 2010 में अपनी चुनावी हल्फनामे में जानकारी दी थी कि उस वक्त उनकी कुल संपत्ति महज 3,17,000 रुपये मूल्य की थी। हालांकि उस वक्त भी वो 2 दफ़ा विधायक रह चुके थे। वहीं साल 2020 के हल्फनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 30,59,000 रुपये मूल्य की है, जिसमें लगभग 20 लाख की चल और 10,59,000 की अचल संपत्ति। पिछले 1 दशक में सतदेव राम की संपत्ति में महज 27 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, वह भी तब जब इस दौरान वे लगातार विधायक रहे। यह वृद्धि उनके द्वारा विधायक के रूप में सरकार से प्राप्त किए गए वेतन और अचल संपत्ति के बाजार मूल्य हुई वृद्धि को देखते हुए नगण्य ही कहा जा सकता है। सतदेव राम का जीवन संघर्ष भरा रहा। 1988 से राजनीति में कदम रखने वाले सतदेव राम 3 बार मैरवा विधानसभा से विधायक रहे। वर्तमान में दरौली विधानसभा सीट से विधायक हैं। सतदेव राम अपने राजनीतिक जीवन में रहते हुए 3 बार जेल जा चुके हैं। सतदेव राम का राजनीतिक सफर लगभग 3 दशक पहले शुरू हुआ था। साल 1987 में गरीबों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ मोची का काम छोड़कर जनवरी 1988 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रदेश किसान सभा इकाई को ज्वाइन किया। और नमस्कार, मेरा नाम मोनिश है और आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। जैसे ही बिहार विधानसभा का चुनाव कंप्लीट हुआ, संसद में कई नए विधायक भी पहुंचे और कई पुराने विधायक पहुंचे, लेकिन इस बार कुछ नया दिखने को मिला, तो वो था लेफ्ट पार्टीज़ का परफॉर्मेंस, जो सबसे बेहतर रहा और बाकी पार्टियों से भी बेहतरीन रहा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो राजद सबसे बड़ी पार्टी बिहार में थी महागठबंधन की, उसका अगर परसेंटेज रेशियो देखें और लेफ़्ट पार्टीज़ का देखें तो सबसे बेहतरीन लेफ़्ट पार्टीज़ का दिखा। तो आज हमारे सामने लेफ़्ट पार्टीज़ के मौजूदा विधायक हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति क्या है और इनका आगे का प्लान क्या है। नमस्कार, आपका आपके चैनल के माध्यम से आपको भी नमस्कार, बाकी पूरी मतदाताओं को नमस्कार, सबको नमस्कार करता हूं। सर, इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें एक चीज़ नया देखने को मिला कि तमाम पार्टी जो थी महागठबंधन की, वो सिर्फ जनता की बात कर रही थी। वो जो धर्म था, वो मंदिर मस्जिद मुद्दा था, पाकिस्तान था, वो हट गया था। आखिर क्या वजह रही इसकी? जो लोग धर्म, मंदिर, मस्जिद वगैरह की बात जो करते थे, उनको नकारने का काम शुरू कर दिया और इन अपने बुनियादी मुद्दों को लागू कराने के लिए महागठबंधन के पक्ष में उतरा। इस बात को करने वाले लोग, जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग थे, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाले लोग थे, जो मंदिर मस्जिद की बात करने वाले लोग थे, वो ये समझे कि अब ये चलने वाला नहीं है। अब जनता का मुद्दा सामने आया है और जनता उस पर एक्ट कर रही है। बीजेपी पे आरोप लगता है वोट के ध्रुवीकरण का, तो क्या राष्ट्रवाद की बात करना गलत है क्या? देखिए, राष्ट्र कोई आज 14 से नया नहीं बना है। राष्ट्र हमारा है और राष्ट्र की बात आप करेंगे तो जब हमारा देश गुलाम था उस समय आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि वह अंग्रेज़ों के पक्ष में थी और राष्ट्रवादी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े, शहीद हुए और शहादत के बल पर देश को आज़ाद किए। ऐसी परिस्थिति में ये सवाल उठा देना बिल्कुल अनुचित है। राष्ट्रवादी
कौन नहीं है। हम भारत में जन्म लिए हैं, हमेशा हम 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। हम राष्ट्रवादी नहीं हैं तो कैसे करते हैं। अब सवाल ये है कि हम सिर्फ राष्ट्रवादी कहते रहें तो यह एक नाटक है, और ये नाटक करने वाले लोग करें। हमेशा हम लोग भारत में जन्म लिए हैं, हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र के लिए हमेशा काम करते हैं, और इसके बहुतेरे उदाहरण हैं। हाँ, अब जो लोग गलत नीतियां लाएंगे और कहेंगे कि ये गलत नीति को हम लागू करेंगे या राष्ट्रवादी हैं, तो हम तो उसका विरोध करेंगे। जैसे NRC, NPR वगैरह जो ये नीतियां आई, नागरिकता के सवाल पर जो बात आई, हमने उसका कड़ा विरोध किया। तो अब ये सवाल पर लड़ने के मतलब अब ये कह दीजिए कि नहीं, ये तो जो मुस्लिम और हिंदू है दोनों आज हजारों वर्ष से है, आज आप उसको कहिएगा कि मुस्लिम मतलब गैर राष्ट्रवादी, हिंदू मतलब राष्ट्रवादी। नहीं सर, तो ऐसा तो बीजेपी का आरोप कभी नहीं सीधे तौर पे लगा। वो तो सिर्फ बात करती कि जो बाहर के लोग हैं उन्हें भगाया जाएगा। ये उनकी आंतरिक मामला है, और इसका भेद खुल गया असम में कि जब उन्होंने वहाँ लागू किए और लोगों को गिरफ्तार किए और जांच हुई तो पता चला कि उनके ही खिलाफ चल गया। तो क्यों नहीं असम में लागू किया, क्यों भागे वहाँ से? ये तो सवाल उठा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का ये मात्र ये एक स्टंट है। नहीं तो आप जानते हैं कि जिन लोगों को जेल में डाला गया वो कौन लोग निकले, जब जांच हुई तो कौन लोग निकले। अब आप बताइए कि ये बाहरी लोग का जांच आप कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि हमारे दादा का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये किसके पास आपको जानकारी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं उनसे पूछ दिया जाएगा तो उनको जानकारी नहीं है। लेकिन तब है कि यह सवाल उठा करके और एक भ्रम फैलाया जाता है, और हमारे बीच के पढ़े लिखे लोग भी इस भ्रम में पड़ जाते हैं। नहीं तो किसी को पता नहीं है। ये हम कहाँ से दिखाएंगे? जितने गरीब भूमिहीन जो लोग हैं वो कोई कागज पत्र रखता है? ये आपके उत्तर बिहार के जो इलाका है, जो रातों रात बाढ़ आती है और घर द्वार सब धन संपत्ति दहवा करके लेके चला जाता है, उसके पास कागज पत्र मिलेगा? गांव के गांव आग लग जाती है और सारा धन जल जाता है, कागज जल जाता है, वो कहाँ से देगा? तो आप तो उनको विदेशी कहेंगे और देश से बाहर करेंगे। और वो तो हैं हमारे भारत के जन्मे हुए लोग हैं, भारत में उनका जन्म हुआ है, पालन पोषण हुआ है, सब कुछ वो भारत में अपना चलाते हैं, और आप कहिएगा कि विदेशी है तो हम मान लेंगे? लेकिन सरकार तो बार बार कह रही थी कि जो इस देश के नागरिक हैं उनको कुछ नहीं नुकसान होगा, जो लोग बाहर से आकर रह गए हैं उन्हें हटाना है। हम कह रहे हैं कि सरकार ये नीति लाई गलत, और इसका होना चाहिए कड़ा विरोध। इस सवाल की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये कोई कह नहीं होगा। जब वो कागजवा आप मांग रहे हैं, कागजवा जल गया, हमारा गांव जल गया, नहीं देंगे आप, कैसे आप उसको छोड़िएगा? बाढ़ आई, पूरा गांव के गांव, इलाका के इलाका, जिला दह जाता है। लोग उस समय अपना जान बचा करके भागते हैं, जो आप ही लोग दिखाते हैं फोटो में। नाव पर भागते हैं, चचरा पर भागते हैं, केला के थंब पर भागते हैं, जैसे तैसे डूबते हुए कुछ लोग डूब के मर जाते हैं। वो कहाँ से दिखाएंगे कागज़? और नहीं दिखाएंगे तो आप उसको क्या करेंगे? तब इसका जवाब देना। हम मांगते हैं कि जितने इलाके के लोग बाढ़ में जो दह गए वो कहाँ से कागज़ देंगे? जितने गांव जल गया वो कहाँ से देंगे? उनके लिए उनके नीति में क्या प्रोविज़न है वो बतावें पहले अपना। और गरीब गुरबा के पास कागज़ का कोई ऐसा व्यवस्था ही नहीं है। वो तो दिन भर मालिक के खेत में काम करता है और आता है, जो मिला वो बना करके खा के सो जाता है। वो कहाँ से देगा? आखिरी चरण के चुनाव में देखा था कि नीतीश कुमार भी बोल रहे थे कि यहाँ से किसी को नहीं भगाया जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार वो मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए ऐसा बोल रहे थे या फिर उनका कोई दूसरा प्लान? अब देखिए, उन तमाम पार्टियों का जितना भी जो बात होती है वो बात सिर्फ व सिर्फ वोट पोलराइजेशन के लिए, वो वोट प्राप्त करने के लिए, अपने को सत्ता में जाने के लिए, इसके अलावे उनके पास कोई और विजन नहीं है। वो नीतीश जी क्या बोलेंगे? हम तो नीतीश जी की बात को नोटिस नहीं लेते हैं। हमारी अगर व्यक्तिगत बात कही है तो उन्होंने तो कहा कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या हुआ आप देख रहे हैं, सामने है। उन्होंने कहा कि आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। वो आरएसएस की गोद में खेल रहे हैं। इसलिए मैं उनकी बात की नोटिस नहीं लेता हूं।
उन्होंने लास्ट दिन ये बोला ही कि मेरा अंतिम है। अब उसकी व्याख्या करके लोग ले गए कि नहीं सभा अंतिम है, लेकिन वो वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि उन्होंने ये घोषणा माने की लोगों के ये थी दिल को अपने तरफ मोड़ने के लिए कि अब मैं इसी बार तक मुख्यमंत्री रह सकता हूँ, इसलिए मेरा अंतिम है, आप लोग इस पर कृपा करिए। तो उनकी बात को मैं नोटिस नहीं लेता हूँ। बाद में उसकी व्याख्या करके लोगों ने कहा कि नहीं ये सभा के अंतिम बताए, लेकिन मामला वो नहीं था। ये लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं, दोनों को अगर तुलना करेंगे काफ़ी अंतर रहता है, और इसलिए इन लोगों की बातों को मैं बहुत नोटिस नहीं लेता हूँ। वो तो सर राजनीतिक मुद्दा और बयान हो गए, लेकिन अगर हम बात करें ज़मीनी स्तर की, तो क्या जीतने के बाद आप ज़मीन पे काम करेंगे या फिर सिर्फ बयानबाजी में भी आप रहेंगे? पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले के सदस्य हैं, सिपाही हैं, नेता हैं, और हम लोगों की शुरुआत ज़मीन से ही हुई है। तो हमारा तो कल्चर बन गया है। सिद्धांत एक बात है ही, वो हमारा कल्चर में आ गया है कि हम ज़मीन से न जुड़ के चलेंगे तो हमारी राजनीति पूरी नहीं होगी। इसलिए हम लोग ज़मीन से जुड़ करके काम किए हैं और उस समय से करते आ रहे हैं, और वही हमारा ये कल्चर, वो हमारा पेशा, वो हमारा सिद्धांत, वो हमारी दृष्टिकोण सब बन चुका है। इसलिए इसमें अगर कोई लोग ये ताक में हों कि माले के इतने विधायक जीत गए और जीतने के बाद अब ये लोग कहीं ऊपर दूसरे पार्टियों के तरह ये दल से वो दल वगैरह वगैरह जो करते हैं, या वो अपने साजो सामान में लगे रहते हैं, अपने सुख संपत्ति इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, ये माले का ये कल्चर नहीं है। हम लोग लाल झंडा लेकर के शपथ लिए हैं, और हम लोगों ने ये शपथ लिया है कि हम ये जुर्म, अत्याचार, ये पूंजीवादी लूट को मिटाने तक और गरीब गुरबे मेहनत कश न्याय पसंद लोकतांत्रिक लोगों के राज बनाने तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे। और हम लोगों का वो प्रतिज्ञा है, वो हम लोगों का शपथ है, और हम लोग वहाँ तक जाएंगे। आज एमएलए बने हैं, इसी तरह से पार्टी का असर्शन होते रहा, मंत्री भी बनेंगे, लेकिन ये हमारा जगह नहीं छूटने वाला है, और इसमें कोई भ्रम में न रहेगा। अगर है तो भ्रम को तोड़ दे। माले का सब कुछ ज़मीनी स्तर से इसको ले जाना है। तो तेजस्वी यादव को लेकर बार बार ये कहा जाने लगा है अब कि वो भी बीजेपी की तरह हॉर्स ट्रेडिंग में इत्तेफाक रखते हैं और आने वाले समय में वो भी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप इसमें कितना इत्तेफाक रखते हैं? अब देखिए, वो अब हम दूसरे दलों के और उस दल के नेताओं के बारे में हम बहुत क्या बता सकते हैं। हमारा एक तत्कालिक गठबंधन हुआ है, और इस गठबंधन को हम चाहेंगे कि जारी रखें, इसलिए कि हमारे सामने जो सवाल है वो लोकतंत्र का सवाल है, संविधान का सवाल है, देश को बचाने का सवाल है, और एक तरफ गरीबों के, युवाओं के रोज़गार के सवाल है, उनके शिक्षा का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है, कृषि विकास का सवाल है। ये सारे सवाल मेरे सामने था, और हमने सोचा कि ये गठबंधन के जरिए हम आगे बढ़ करके इन सवालों को बचाने का, हल करने का लड़ाई लड़ें। हमने इस सवाल पर गठबंधन किया है, और ये गठबंधन आगे जारी रहेगा। लेकिन कौन पार्टी और कौन पार्टी के कौन नेता क्या करेंगे और उनका क्या लाइन है, मैं उस संबंध में नहीं कुछ कह सकता हूँ। मैं अपनी लाइन को स्पष्ट किया कि हम ज़मीनी लड़ाई से आए हैं, गरीब गुरबों के सवाल पर लड़ के आए हैं। वो गरीब गुरबा आज भी हमारे प्राथमिकता में है, आज भी हम उनके लिए लड़ेंगे, आज भी हम उनके घरों पर जा कर के, वो चटाई पर बैठ करके और उनके सूखी रोटी खा करके उनकी बात सुनेंगे और उस सवाल पर लड़ेंगे। आज भी मेरा वो रास्ता क्लियर है। हम लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कदम दर कदम हम बढ़ रहे हैं। हमारी सदस्यता बढ़ती है, हमारा जनाधार बढ़ रहा है, हमारी गोलबंदी बढ़ रही है, हमारा दायरा बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। अब हम उसमें अपनी नीति को इसमें और थोड़ा सा सुदृढ़ कर रहे हैं कि इसको और बड़े दायरे में हम ले जाएं और जल्दी ले जाएं। ये हमारी योजना है, ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारी नीति है।